हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज है हमारा फ्री ट्यूशन का डे 18, जिसमें हम कवर करेंगे हमारी इम्पॉर्टेंस, बेनिफिट्स और मेरिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चाहे आपको आ जाए इम्पॉर्टेंस, चाहे बेनिफिट्स या फिर मेरिट्स, तो सब में आपने सेम पॉइंट्स ही लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो इम्पॉर्टेंस, बेनिफिट्स और मेरिट्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के, ये किस किस के लिए हैं? फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ओनर्स, मैनेजर्स, फॉर एम्प्लॉयज एंड फॉर सोसाइटी। ठीक है, तो फर्स्ट हम करते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ओनर्स एंड मैनेजर्स। फर्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में क्या आएगा कि जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं या फिर फिजिकल रिसोर्सेज हैं, उनकी यूटिलाइजेशन प्रॉपर होनी चाहिए, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, ठीक है, वो भी क्या है, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, अकॉर्डिंग टू देयर जो भी उनकी पर्टिकुलर जॉब है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे प्लेस्ड होने चाहिए। और जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं, जिनमें क्या आ जाता है, बिल्डिंग्स आ जाती हैं, मटेरियल आ जाता है, ठीक है, जैसे आप रॉ मटेरियल लिख सकते हो, ठीक है, व्हीकल्स आ जाते हैं एंड सो मैनी मोर थिंग्स। ठीक है जी, टूल्स, टेक्निक्स, वो सभी चीज़ें, तो क्या है, उनकी प्रॉपर जो है यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इजीली और अच्छे तरीके से अचीव हो पाए। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये बेनिफिट कैसे है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर क्या है, साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ हो या साइंटिफिक जो मैनेजमेंट है अगर उनकी अडॉप्शन हो, तो देन क्या है, बेनिफिट होगा ऑर्गेनाइजेशन को भी, ओनर्स को भी एंड देन मैनेजर्स को भी। अगर क्या होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी रिसोर्सेज की। देन उसके बाद है इंक्रीज इन प्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक मेथड्स। अगर साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट किया जाता है तो देन क्या है, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होती है, वो भी बेनिफिशियल है फॉर दी ऑर्गेनाइजेशन। देन हमारा थर्ड पॉइंट है इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, ये भी एक बेनिफिट है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। किसके लिए? हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ओनर्स के लिए और मैनेजर्स के लिए। ठीक है, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है कि इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट अडॉप्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो देन क्या है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, एफिशिएंसी आती है परफॉर्मेंस में, मतलब क्या है, वेस्टेज कम होती है, इफेक्टिवनेस के साथ सभी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव होते हैं। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक है, जैसे सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट में बेसिकली यही बताया गया है कि हमने स्टैंडर्ड्स को सेट करना है। ठीक है, जो भी टेक्निक्स हमने यूज़ करनी है प्रॉपर मैनर में यूज़ करनी है, सो दैट प्रोडक्ट की क्वालिटी सेम रहे और वो क्या है, क्वालिटी प्रोडक्ट ही हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करें, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन भी ग्रो करे, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको टाइमली बेसिस पे अचीव किया जाए, ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल इम्प्रूवमेंट हो सके। नेक्स्ट है रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कैसे कम होगी? अगर साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है हम अडॉप्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, तो सभी जो भी एक्टिविटीज़ हैं या जो भी फंक्शंस हैं अगर वो प्रॉपरली परफॉर्म हो रहे हैं, तो देन क्या है, कॉस्ट कटिंग होगी। ठीक है, वेस्टेज कम होगी, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ कम होंगी। ठीक है, तो जिससे क्या है, कॉस्ट में जो है वो रिडक्शन आएगी। देन क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगी रिसोर्सेज की। उसके बाद है हमारा सिक्स्थ पॉइंट डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का यहाँ पे क्या मतलब है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के थ्रू टेलर क्या कहते हैं कि हमने डिवाइड करना है अपने लेबर्स को अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशलाइजेशन एंड और चीज़ क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप को भी अडॉप्ट करना है। अकॉर्डिंग टू फंक्शनल फोरमैनशिप, इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्लर्क्स जो हैं वो उनके ऑर्डर्स जो है वो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है वो मानते हैं जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, फंक्शनल फोरमैनशिप के बारे में, जिसमें क्या है, हेड मैनेजर होता है, उसके बाद नंबर ऑफ मैनेजर्स, नंबर ऑफ क्लर्क्स होते हैं जिनके अंडर
जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंगली वो क्लर्क्स या जो फोरमैन होते हैं वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है। सो दैट जिस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम आ रही है ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, देन वो क्या है अपने वर्कर्स को उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकें और वर्कर्स जो है वो इजीली काम कर पाएँ। उसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर एम्प्लॉयज़। अब एम्प्लॉयज़ के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे वर्क करती है। अब एफ.डब्ल्यू. टेलर ने मेनली फोकस किस पे किया है कि हमने अपने एम्प्लॉयज़ को क्या है उनकी प्रॉपर सिलेक्शन करनी है और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये भी चीज़ है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, उसमें प्रॉपर मैनेजमेंट हो, अच्छे से जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो, तो देन क्या है हमने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए भी सोचना है, क्योंकि एक्चुअल में उन्होंने ही जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको अच्छे से परफॉर्म करना है, ठीक है। तो उनके लिए क्या है, पहले तो उनकी प्रॉपर सिलेक्शन होनी ज़रूरी है, देन उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। अब ट्रेनिंग भी दो तरह की होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दे के, गाइडेंस दे के उनसे काम करवाया जाता है, और जहाँ पे उनको नहीं समझ आता वर्क वहाँ पे उनको समझाया जाता है। एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में बेसिकली क्या होता है, अलग से उनके जो ट्रेनिंग सेशंस हैं वो लगती हैं, जो क्या है उनके वर्किंग आवर्स से हटके होते हैं, कि मतलब अगर 9 to 5 उन्होंने वर्क किया, ठीक है, तो उसके बाद 1 घंटे की क्लास या सपोज़ वीकेंड पे उनकी क्लासेस जो है वो लगती हैं, जिसमें क्या है उनको न्यू स्किल्स के बारे में बताया जाता है, या सपोज़ उनको किस तरीके से मशीनरी यूज़ करनी है उसके बारे में बताया जाता है, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए सेशंस लगाए जाते हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट ने इसके ऊपर भी वर्क किया है, ठीक है। जो एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं उन्होंने बेसिकली क्या है ऐसी टेक्निक्स बनाई हैं जिससे क्या है एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट हो ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है पॉइंट जॉब सेटिस्फेक्शन। जॉब सेटिस्फेक्शन में क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो एफिशिएंट वे से वर्क कर रहे हैं तो उनको फेयर पे मिले, उनको प्रमोशन मिले, ठीक है, एंड उनको रिकॉग्निशन भी मिले जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का ये बेनिफिट है एम्प्लॉयज़ के लिए भी, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, ऐसी टेक्निक्स इसमें हैं कि अगर हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको पे भी अच्छी मिलनी चाहिए। जैसे डिफरेंशियल वेज सिस्टम में बताया था ना मैंने कि 2 तरीके से वेजेस जो हैं वो दिए जाते हैं वर्कर्स को। वो क्योंकि वर्कर्स को क्या है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एफिशिएंट वर्कर्स और इनएफिशिएंट वर्कर्स। एफिशिएंट वर्कर्स को वेजेस जो है वो ज़्यादा दिए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू इनएफिशिएंट जो वर्कर्स हैं, क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी चेक करी जाती है कि किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है जो इनएफिशिएंट वर्कर्स होते हैं ना वो भी मोटिवेटेड होकर काम करते हैं, क्योंकि उनको भी ये होता है कि नहीं भाई अब हमने भी अच्छा काम करना है, हमने भी ज़्यादा पे लेनी है, ठीक है जी। तो वो चीज़ आ गई। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की ये टेक्निक अडॉप्ट करने से क्या है एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट है। जो एम्प्लॉयज़ अच्छा काम करते हैं उनको प्रॉपर रिकॉग्निशन, प्रॉपर जितने भी बेनिफिट्स हैं लाइक रिगार्डिंग प्रमोशन, रिकॉग्निशन, एक्स्ट्रा बोनसेस, ठीक है, फेयर पे, वो चीज़ें उनको मिलती हैं। उसके बाद है बेटर रिलेशन विद एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ये भी कहा है कि अगर हमने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन अच्छे रखने हैं तो उसके लिए एम्प्लॉयज़ का जो है मेंटल रिवोल्यूशन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उनके एटीट्यूड को चेंज करना ज़रूरी है। सिर्फ अब यही नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉयज़ की तरफ, मैनेजर ने खुद भी क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही अपने एम्प्लॉयज़ से जो भी रिलेशन है वो रखने हैं, सो दैट उन दोनों में क्या है कोऑर्डिनेशन हो सके, कोऑपरेशन के साथ काम हो सके। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का बेनिफिट जो एम्प्लॉयज़ को है वो ये है कि इसमें क्या है उनको एक म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो उनमें बिल्ड होता है अपनी मैनेजमेंट को लेके भी, अगर क्या है मैनेजमेंट अपना पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाती है उनकी तरफ, ठीक है। तो इससे क्या होता है जो भी मैनेजर लेवल पे जो भी ऑर्डर्स पास होते हैं टू दी वर्कर लेवल, वो फिर क्या है आसानी से उसको एक्सेप्ट करके काम करते हैं। नहीं तो क्या है सम टाइम ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है कंपैरेटिबिलिटी आ जाती है या डिफरेंसेस आ जाते हैं या सपोज सम टाइम कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, वो सिर्फ इसी के कारण क्योंकि आपस में उन दोनों की बनती नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या है एफ.डब्ल्यू. टेलर ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें म्यूचुअल ट्रस्ट,
कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, हार्मनी का होना बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क का होना बहुत ज़रूरी है, जो ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए ज़रूरी है, ऑर्गेनाइजेशन को मार्केट प्लेस में एक अच्छा शेयर लेने की जो है कैपेबिलिटी जो है वो बनाए रखती है। इसीलिए क्या है, एफडब्ल्यू टेलर बार बार उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फोकस किया है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, जो मेंटल रेवोल्यूशन है उसका होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ जो है वो टेक्निक्स में भी हमने पढ़ी हुई है कि जो मेंटल रेवोल्यूशन है उसमें क्या है, मोटिवेशनल सेशंस भी लगाए जाते हैं जो मैनेजर्स और एम्प्लॉयज़ दोनों के लिए बेनिफिशियल होते हैं। उसके बाद है हमारा पॉइंट फोर्थ, बेटर वर्किंग कंडीशंस। बेटर वर्किंग कंडीशन में क्या आ गया कि जहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं वो एरिया कैसा है या वो कंडीशन कैसी है, क्या वहाँ पे वो कंफर्टेबली वर्क कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, इसी चीज़ को हमने पढ़ना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एम्प्लॉयज़ गेट रेस्ट ब्रेक आफ्टर स्पेसिफिक टाइम इंटरवल ड्यू टू फटीग स्टडी। ठीक है, अब क्या है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं साइंटिफिक टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली क्या है, अगर एम्प्लॉयज़ लॉन्ग आवर्स के लिए वर्क करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या है उनको आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जब उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, तो देन क्या है उसके बेसिस पे क्या है फटीग स्टडी के अकॉर्डिंगली उनको कुछ टाइम पीरियड की ब्रेक मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल कि फटीग स्टडी में ये देखा गया कि प्रोडक्शन यूनिट जहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे वर्कर्स जो हैं एवरी 2 आवर्स के बाद 15 मिनट्स की ब्रेक ले रहे हैं। उसका कारण क्या है कि मैनेजर ने ये ऑब्जर्व किया कि 2 घंटे लगातार काम करने के बाद जो एम्प्लॉई है, जो हमारा वर्कर है, उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो थक ही जा रहा है, या मतलब सपोज उसको थकावट हो रही है काम करने से, ठीक है, हैवी वर्क करने से। तो इससे क्या है कि जब उसको 15 मिनट्स की या अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड टाइम बाय द ऑर्गेनाइजेशन उसको उस पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के लिए रेस्ट मिलती है, तो देन जब वो रिफ्रेश होकर दोबारा काम करता है तो प्रोडक्टिविटी फिर से इंक्रीज होती है। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो ये भी बेनिफिट अपने एम्प्लॉयज़ को है कि मतलब टेलर क्या कहते हैं इसके ऊपर भी फोकस करते हैं कि हमने अपने एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए भी ध्यान देना है। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड मेजर पॉइंट, बेनिफिट्स, मेरिट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट फॉर सोसाइटी। अब सोसाइटी के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट कैसे बेनिफिशियल है? फर्स्ट पॉइंट इज कस्टमर गेट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट लो प्राइस। तो ये कैसे पॉसिबल है? अब आ जाइए स्टार्टिंग पॉइंट पे कि ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर फैक्ट्रीज में जहाँ पे एक्चुअल में प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, अगर वहाँ पे प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रही है रिसोर्सेज की, तो उससे क्या होता है, वेस्टेज कम होती है, ठीक है, कॉस्ट कम होती है। उससे क्या होगा कि जो प्राइजेस भी होंगे हमारे प्रोडक्ट्स के, ठीक है, वो प्राइजेस भी क्या है फिर कम होंगे, क्योंकि जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन होनी है प्रॉपर रिसोर्सेज की एक बार हो रही है, ठीक है, उसमें कोई अननेसेसरी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है जिसमें वेस्टेज ज़्यादा है या कुछ, ठीक है, कॉस्ट ज़्यादा नहीं लग रही, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो प्राइजेस भी होंगे प्रोडक्ट के वो भी क्या है मिनिमम होंगे। तो इससे क्या है हमारी सोसाइटी को क्या बेनिफिट होगा कि उनको जो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहे हैं एट रीजनेबल प्राइस, ठीक है, तो सोसाइटी के लिए ये बेनिफिट हो गया। उसके बाद सेकंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय कंट्रोलिंग द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है जी, जो स्कार रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, जैसे वाटर है, वुड है, ठीक है, एक्सेट्रा, तो क्या है इनका यूसेज जो है वो प्रॉपर हो रहा है। ये नहीं है कि बेवजह जो पानी है उसकी मतलब वेस्टेज भी हो ही जा रही है, या अगर उसका इतना हमें नहीं यूज़ करना फिर भी, लेकिन क्या है वो लगातार ऐसे ही पानी जो है वो वेस्ट हो ही जा रहा है, ठीक है। या सपोज वुड है, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में उसकी भी ज़रूरत है, वो भी क्या है नेचुरल रिसोर्सेज से ही तो हमें मिला है, ठीक है। तो देन क्या है इनकी जो यूटिलाइजेशन है वो क्या है बेटर वे से होनी चाहिए, जब जिस टाइम पे जिस रिसोर्स की ज़रूरत है उसी टाइम पे यूज़ किया जाना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में काम भी प्रॉपर वे से होगा, प्लस सोसाइटी के लिए बेनिफिट ये होगा कि जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी सोसाइटी के लिए भी अवेलेबल होंगे, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या कहा गया है कि हमारे अगर एम्प्लॉयज़ हैं
हमारे मैनेजर्स हैं, हमारे ओनर्स हैं, ठीक है, अगर उनकी तरफ हम देखें, वो भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, तो अगर साइंटिफिक मेथड्स जो हैं वो अडॉप्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो देन क्या है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे हमने डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम भी पढ़ा है, ठीक है, या फेयर वेज रेट सिस्टम पढ़ा है, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को, या जिस लेवल पे अगर एम्प्लॉयज़ जो है वो वर्क कर रहे हैं, अगर अकॉर्डिंग टू देयर लेवल उनको पे अच्छी मिल रही है, तो इट मीन्स वो क्या है, अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है, ये भी क्या है, बेनिफिट है उनके लिए। अगर एज अ सोसाइटल वे देखें तो वो अपना घर का खर्चा कर रहे हैं या अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, ठीक है, अगर क्या है उनको फेयर पे मिल रही है। तो उसके बाद है मैनेजर्स गेट मोर रेम्यूनरेशन, ठीक है, उनको भी अपनी सर्विसेज के अकॉर्डिंगली फेयर रेम्यूनरेशन मिल रहा है, जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं टू दी ऑर्गेनाइजेशन। एंड देन ओनर गेट हायर प्रॉफिट, अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगी रिसोर्सेज की, प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है, कम कॉस्ट पे अच्छे प्रोडक्ट्स बनेंगे, देन वो मार्केट में ज़्यादा उसकी सेल होगी, ज़्यादा सेल होने से क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल होगी, तो ओनर को क्या है, अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, राइट। तो ये सभी चीज़ें क्या है, बेनिफिशियल हो जाती हैं इंडिविजुअल्स के लिए जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हैं। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट बेसिकली इन्हीं के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट में ऐसी टेक्निक्स यूज़ करी गई हैं जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए काम। साइंटिफिक मैनेजमेंट के हमने बेनिफिट्स पढ़ लिए, मेरिट्स पढ़ लिए, उनकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में ओनर्स हैं, मैनेजर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, इवन हमारी सोसाइटी है, उसके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अब आगे हम आज पढ़ेंगे दोबारा इसके बारे में ही, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस के साथ, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं, जो क्या है हमारे एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, इवन मैनेजर्स को या पूरी ऑर्गेनाइजेशन को क्या असर डालते हैं, या उसके ऊपर क्या एडवर्स इफेक्ट होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है वो क्या कहता है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो वर्कर वर्क करते हैं वो क्या है, अंडर द वन डायरेक्शन ऑफ द बॉस, ठीक है, एक ही बॉस का ऑर्डर, ठीक है, मान के चलना है। लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट में फंक्शनल फोरमैनशिप है, जिसमें क्या बताया है कि हर एक एम्प्लॉय जो है वो अंडर 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स के काम करेगा, ठीक है, कि एम्प्लॉयज़, जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, उनके ऊपर क्या है, 8 फंक्शनल एक्सपर्ट्स हैं जिनका ऑर्डर उनको मानना होता है, एंड देन उनके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंगली उनको वर्क करना होता है। तो यहाँ पे जो यूनिटी ऑफ कमांड का प्रिंसिपल है वो टोटली यहाँ पे ख़त्म है। उसके बाद है नैरो स्कोप। नैरो स्कोप कैसे है कि देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ठीक है, एफडब्ल्यू टेलर ने बार बार ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्टिविटी की बात करी है कि उसको इंक्रीज करना है, ऐसी टेक्निक्स यूज़ करनी है, मेथड्स यूज़ करने हैं सो दैट प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। तो अकेली प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने से ही ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ नहीं होती, उसके साथ साथ ओवरऑल डेवलपमेंट भी चाहिए, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में एक पॉजिटिव माहौल भी चाहिए, ठीक है। तो सिर्फ अगर क्या है, फोकस यही किया जाएगा कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होनी है, प्रोडक्टिविटी को हमें प्रोडक्टिविटी ज़्यादा चाहिए, तो सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही आपको आगे नहीं लेके जाएगी, ठीक है। इसके साथ साथ क्या है, ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल क्या माहौल है, ठीक है, कैसी वर्किंग कंडीशंस हैं, क्या आप ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस जो है वो किस तरीके से परफॉर्म हो रहे हैं, रिसोर्सेज कैसे यूज़ हो रहे हैं, या ह्यूमन नेचर जो है वो कैसा है, ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सो क्या है कि जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि वो नैरो नेचर की है। उसके बाद है हमारा फाइनेंशियल मोटिवेशन ओनली। जैसे मैंने आपको बताया था एडवांटेजेस में भी कि जो एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको हायर वेजेस दी जाती है ना। तो मतलब क्या है कि वेजेस दे के या फिर उनको एक्स्ट्रा जैसे फाइनेंशियल बेनिफिट प्रोवाइड करके ही उनको मोटिवेट किया जाता है, और एक्स्ट्रा उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये भी डिसएडवांटेज है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। उसके बाद है मोनोटोनी। इसमें क्या है कि जो वर्कर है ना, देखो हमने इसमें पढ़ा है कि स्पेसिफिक, वो पर्टिकुलर वर्कर जो है वो स्पेसिफिक टाइप का जो काम है वो करता है, ठीक है।
तो रिपीटेडली वो अगर सेम वर्क करता है तो मोनोटोनी जो है वो आ जाती है, ठीक है। सेम वर्क, सेम टाइप का वर्क एक ही बंदा परफॉर्म करी जा रहा है, तो उससे क्या है सम टाइम वो बंदा जो है थोड़ा बोर भी हो जाता है, या फिर उसका जो मन नहीं लगता वो पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए, ठीक है। तो क्या है ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा वर्क जो है वो चैलेंजेस भी मतलब चैलेंजिंग भी होना चाहिए, प्लस ये है कि थोड़ा चेंज भी होना चाहिए सो दैट उसकी भी ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके वर्कर की, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रेस। अब स्ट्रेस कैसे है, जैसे कहते हैं कि मैनेजर्स जो हैं वो बार बार फोकस करते हैं, बार बार ये बोलते हैं कि जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स बने हैं, ठीक है, जो टेक्निक्स बनी हैं उनके अकॉर्डिंगली ही काम हो, ठीक है, उससे बाहर, उसके दायरे से बाहर नहीं जाना है, ठीक है। बार बार उनको यही बोला जाता है कि इतने टाइम पीरियड के लिए काम, मतलब एक एग्जैक्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर एग्जैक्ट पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, ठीक है, उसके लिए उनको बांध के रखा हुआ है कि नहीं भाई आपने ये पर्टिकुलर काम इसी टाइम पे खत्म करना है और यही टेक्निक यूज करनी है, यही सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज करने हैं, ठीक है। तो क्या है उनके ऊपर एक स्ट्रेस आ जाता है कि मतलब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है कि अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो काम बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण भी क्या है इन जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनमें क्या है स्ट्रेस हो जाता है। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स कैसे हैं कि मैनेजर्स के पास ना एग्जैक्ट और हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा पावर होती है, अथॉरिटी होती है, ठीक है। तो वो फिर अपने हिसाब से वर्कर से काम निकलवाते हैं, ठीक है, कि भाई आपने ये प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि बेसिकली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसमें बार बार यही चीज़ बोली गई है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की बेटरमेंट के लिए हाई प्रॉफिट्स होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है जो भी फंक्शंस हैं वो एग्जैक्ट मैनर में परफॉर्म होने चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि जो एक्सप्लॉयटेशन होती है वो वर्कर्स की ही होती है, क्योंकि मैनेजर्स के पास भी क्या है अप टू सम एक्सटेंट अच्छी अथॉरिटी होती है, ठीक है, वो अपना काम निकलवाना जानते हैं, तो वो बार बार फोकस करते हैं वर्कर्स की तरफ, ठीक है, उनको बार बार बोलते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं काम करने की। तो जिससे क्या है वर्कर्स जो है वो थोड़ा सा भी मतलब क्या है फ्री नहीं रह पाते, सो एक बर्डन आ जाता है उनके ऊपर, सो उसके कारण क्या है वो एक्सप्लॉयट होते हैं। एंड देन है हमारा पॉइंट आगे लॉस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। तो अगर बार बार वर्कर्स को यही चीज़ बताई जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा दी जाएंगी, टेक्निक्स के बारे में बोला जाएगा कि नहीं आपने इन्हीं को ही फॉलो करना है, स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करना है, ठीक है, उसी दायरे में रह के काम करना है, तो उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो कहीं रुक जाती है, ठीक है। वो इनिशिएटिव लेने से भी डरते हैं, या समटाइम क्या है अगर ओपन कम्युनिकेशन है ही नहीं तो मतलब वो अपनी बात कहने से भी डरते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं कहीं ना कहीं उनकी फ्रीडम खो जाती है, क्योंकि बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट में बार बार फोकस ही इस पे के ऊपर किया जाता है कि प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। तो उसकी इंक्रीजिंग के पीछे क्या है, जो वर्कर्स हैं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि काम से रिलेटेड उनको ही बताया जाता है कि ये टेक्निक यूज करनी है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स यूज करने हैं, मेथड्स यूज करने हैं, ठीक है, बार बार यही चीज़ कि हमने क्वालिटी जो है वो लेके आनी है काम में। तो सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी को ही ध्यान में रखते हुए जो भी टेक्निक्स यूज होती हैं, ठीक है, तो वर्कर्स के लिए मतलब ये हो जाता है कि वो अपने हिसाब से कोई भी काम जो है वो नहीं कर पाते, या मतलब अपने हिसाब से अगर वो कुछ कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते, क्योंकि क्या है एक प्रॉपर ऑर्डर अथॉरिटी होती है उनके ऊपर, तो उनकी राय के बगैर वो कुछ नहीं करते, ठीक है जी। उसके बाद है लैक ऑफ इनिशिएटिव, वही कि अगर फ्रीडम नहीं होगी तो वो इनिशिएटिव भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि मैनेजर्स ही क्या है टोटली वो बताते हैं कि क्या वर्क करना है, किस तरीके से करना है, कौन सी टेक्निक यूज करनी है, कौन सा मेथड यूज करना है। तो बार बार इसी चीज के ऊपर फोकस किया जाता है एंड देन वर्कर्स को बोलने का मौका ही नहीं दिया जाता, उनको इनिशिएटिव लेने का मौका ही नहीं दिया जाता, ठीक है। तो जिससे क्या है कि वो वर्कर्स जो हैं वो भी थोड़ा सा वीक फील करते हैं, और अकॉर्डिंग टू जो भी स्टैंडर्ड्स बने हैं या अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी ऑफ द मैनेजर, जो भी मैनेजर ने ऑर्डर दिए हैं, ठीक है, तो उसके हिसाब से ही वो काम करते हैं एंड देन कहीं ना कहीं उनका ये एक पॉजिटिवनेस उनकी कहीं ना कहीं खो जाती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वन साइडेड अप्रोच। वन साइडेड अप्रोच क्या कहती है कि इसमें जो मैनेजर्स हैं वो बेसिकली मैकेनिकल जो टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनके ऊपर फोकस करते हैं, rather देन
कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है या ह्यूमन बींग्स की स्किल्स कैसी हैं, उस चीज़ को नज़रअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ टेक्निक्स के ऊपर फोकस किया जाता है, मेथड्स के ऊपर फोकस किया जाता है, किस तरीके से काम करवाना है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, ना कि ये देखना कि हमारा जो वर्कर है, जो हमारा एम्प्लॉय जो है वो कितना कैपेबल है एक पर्टिकुलर वर्क को करने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, डिसएडवांटेज क्रिएट करता है वर्कर्स की तरफ, ठीक है। सो दैट क्या है कि वो अगर ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज़ें होंगी तो इससे क्या होगा, वर्कर कभी ना कभी कहीं ना कहीं क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील करेगा और ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद नहीं करेगा। तो ये है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। वर्कर को भी समझना चाहिए, एम्प्लॉय को भी समझना चाहिए कि वो कितना कैपेबल है या क्या उसकी स्किल्स है उस पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने की या नहीं। तो ये हैं हमारे डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सो दैट सबके लिए ये पॉसिबल हो सके कि वो बिज़नेस स्टडी को रीड कर सके, समझ सके, अंडरस्टैंड कर सके। एंड आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।